नमस्कार मैथिल सर, बहुत बहुत स्वागत है आपका। नमस्कार अंजू जी। पहले तो आपको और आपके सभी दर्शकों को भारत माता की जय और वंदे मातरम। भारत माता की जय, वंदे मातरम। सर, कांग्रेस के नेताओं को क्या हो गया है? उनको बड़ा मजा आ रहा है आज के माहौल में पाकिस्तान के चैनल्स में हेडलाइंस में आने का। अब देखिए, ताजा नाम अजय राय का जुड़ गया है। किस तरह से वो रफाल का मजाक उड़ा रहे थे। देखिए अंजू जी, ये जो कांग्रेसियों का आज का व्यवहार ही आज का नहीं है। ये स्वतंत्रता के बाद से इस देश का जब विभाजन हुआ, उसके जो सूत्रधार थे वो भी कांग्रेस के लोग थे। कांग्रेस कार्य समिति में इस देश का विभाजन हुआ था और पाकिस्तान को जो है वो हमेशा से लाडला बच्चा माना है कांग्रेसियों ने। चाहे वो चचा नेहरू हो, चाहे फिर वो इंदिरा गांधी जी हो, और चाहे उसके बाद फिर नरसिंहा राव ही क्यों ना हो, राजीव गांधी ही क्यों ना हो, इन सब का प्रेम जो है वो लगातार पाकिस्तान के संग रहा है। आप आज अजय राय तो एक प्यादा मात्र हैं। उनकी क्या हैसियत है आप मुझे बताइए कांग्रेस के अंदर, जब उनके चिर युवा युवराज राहुल गांधी ही कहते थे कि राफेल जो है वो मैं ये कहूं कि इनकम्पेटेंट है, जबकि पूरे विश्व में जो डिफेंस एक्सपर्ट्स हैं उनके अनुसार जो राफेल हिंदुस्तान ने प्राप्त किया, वो राफेल अपने आप में एक बहुत ही बड़ा सामरिक हथियार है। जब हिंदुस्तान में राफेल आया उससे पहले भी कंट्रोवर्सी चलती रही। इन्होंने लगातार राफेल का अपमान किया। ये लोग चाहते ही नहीं थे कि राफेल की डील हो, इसलिए तो इन्होंने चौकीदार चोर है चिल्लाया था। लेकिन माननीय सुप्रीम कोर्ट ने उस समय में राहुल गांधी को जिस प्रकार से फटकारा और उसके बाद राहुल गांधी ने माफी मांगी, तो ये दर्शाता है कि राहुल गांधी किस प्रकार की मानसिकता रखते हैं, और जो राहुल गांधी की मानसिकता है वही सारी कांग्रेस की मानसिकता है। ये सब डीप स्टेट का एक बहुत बड़ा हिस्सा है, मैं आपको बता दूं। और रही बात जहां तक राफेल के अपमान की है, तो जिस समय हिंदुस्तान में पहला राफेल लैंड किया था, उस समय देश के तत्कालीन रक्षा मंत्री आदरणीय और आज भी हैं वो रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह जी, उन्होंने राफेल का टीका किया था, उस पर सतिया बनाया था। हमारे यहाँ तो एक प्रथा है ना कि हम कोई भी चीज नहीं लाते हैं, चाहे वो कंप्यूटर लेके आए, चाहे वो हम बंदूक ही क्यों ना लेके आए, चाहे गाड़ी क्यों ना लेके आए, हम सनातनी लोग हैं। उसका जो संस्कार है, स्वागत संस्कार जो है वो हमारे वैदिक रीति से होता है। उस पे भी कांग्रेस को बहुत मिर्ची लगी थी। तो ये एक कांग्रेस की सोची समझी साजिश है। ये लोग कांग्रेस का मुखौटा है, इनको बहुत दर्द है। आप देखिए ना अंजू जी कि जिस समय 2008 के अंदर इस देश के ऊपर हमला हुआ, तब सारे कांग्रेसियों, मैं कहूं, पूंछ दबा के अपने अपने घरों में बैठे हुए। तब इनको याद नहीं आया था कांग्रेस को कि बदला लेना है हमने। तब इनको याद नहीं आया था कांग्रेस को कि हमें अपने जो भारतीय मारे गए हैं उनके खून का बदला लेना है। तब तो इनके गृह मंत्री जो थे शिवराज पाटिल, नए नए कपड़े पहन पहन के हर 2 घंटे में प्रकट हो रहे थे, मीडिया में रिपोर्ट दे रहे थे। तो ये इनका एक बहुत बड़ा एक प्रोपोगंडा है। ये गाहे बगाहे पाकिस्तान से प्यार करते हैं। इनका इंटरनल जो प्रेम है वो केवल पाकिस्तान से। जी। और फिर सर, ये देखिए ना कि एक नेता नहीं है वो, चरणजीत सिंह चन्नी जो सबूत मांगता था 2016 के सर्जिकल स्ट्राइक के, अभी फिर मांग रहा था, अब बयान से पलट भी गया। सिद्धरमैया को देखो, आतंकवादी बोलने में कितनी तकलीफ हो रही थी, मिलिटेंट नजर आ रहे थे। तो ये सर, इनका मतलब क्या कहें, कांग्रेस का डीएनए ऐसे जिसमें पाकिस्तान प्रेम बसा हुआ है और रह रह कर कूद रहे हैं। अजय राय कह रहे हैं कि एक्शन क्यों नहीं लिया। मैं वही कह रही हूँ, 2008 में अजय राय कहां थे? तब एक्शन ले लिया था क्या कांग्रेस ने? तब तो ये कहते थे कि अगर उनके खिलाफ एक्शन लेंगे तो देश में शांति दूतों का समुदाय नाराज हो जाएगा, कांग्रेस को वोट नहीं करेगा। और आज इनको बड़ी जल्दी मची हुई है कि मोदी सरकार एक्शन क्यों नहीं ले रही। इतने सारे एक्शन जो लिए गए हैं अभी तक नकेल कसने के, वो नजर नहीं आ रहे। देखिए अंजू जी, आपने बिल्कुल सही कहा कि जिस समय 2008 में भारत के ऊपर हमला किया था पाकिस्तान ने, उस समय में भारतीय वायुसेना और नौसेना सब तैयार बैठे थे। उन्होंने कहा था कि हमें मौका दीजिए और हम इसका मुंहतोड़ जवाब देंगे। तब उस समय में मनमोहन सिंह जी ने सोनिया गांधी जी के निर्देश पर अपने मुंह में दही जमा लिया था। अब
आपने जो कहा कि इनका वोट बैंक नाराज हो जाएगा, तो मैं आज आपको आज की एक न्यूज दे रहा हूं। 60,000 के आसपास इस देश के अंदर ऐसे लोग हैं जिन्होंने कहीं ना कहीं कोई सरकारी सुविधा, सरकारी नौकरी प्राप्त कर रखी है, या वो किसी ना किसी संविदा के आधार पर कहीं ना कहीं सरकारी हिस्से में कहीं काम कर रहे हैं, और वो सब पाकिस्तानी नागरिक हैं। देखिए अंजू जी, मैं यहाँ पे एक चीज बहुत क्लियर कर देता हूं। मैं डॉक्टर एपीजे अब्दुल कलाम को, बिस्मिल्लाह खां को, वीर अब्दुल हमीद को सम्मान देता हूं। मैं ये मानता हूं कि इस देश का एक वर्ग ऐसा भी है मुसलमानों का जो कि इस देश से प्यार करता है, लेकिन ये भी सच है कि इस देश के अंदर पाकिस्तान में ब्याहने वाले यहाँ के युवा, या पाकिस्तान से अपनी बहुरिया लाने वाले यहाँ के युवा जो है, इस देश की जो जड़ें हैं उनमें मट्ठा देने का काम कर रहे हैं। वो तो भला हो नरेंद्र मोदी जी का, जिन्होंने ये आदेश पारित किया कि इस देश के अंदर से 24 से 48 घंटे में पाकिस्तान के जितने भी नागरिक हैं वो निकलेंगे। तब हमें पता चला कि 6 लाख से ज्यादा तो इस देश के अंदर औरतें आई हुई हैं ब्याह कर पाकिस्तान से, जो यहाँ पर 8-8, 10-10, 15-15, 20-20, 25-25 बच्चे जन रही हैं, और वो भारत की जो योजनाएं हैं उसका लाभ ले रही हैं, भारत के अंदर रह रही हैं, भारत का खा रही हैं, और भारत के खिलाफ ही जो है प्रोपोगंडा चला रही हैं। अभी आप देख रही होंगी सोशल मीडिया पे बहुत सारी बुरके वाली जो खवातीन हैं, जो मोहतरमा हैं, वो जाकर वो जो पाकिस्तान का झंडा सड़कों पे लगाया गया है उनको उतार रही है, उनको तोड़ रही है, हटा रही है। उनके लिए प्यार उमड़ रहा है उनका। क्यों? क्योंकि उनका डीएनए पाकिस्तानी। ये भी सच बात है कि इस देश के अंदर अब वो लोग जो ये कहें कि हमें अपनी जो देशभक्ति है वो दिखाने के लिए किसी का सर्टिफिकेट नहीं चाहिए, दिखाना पड़ेगा भाई। अपनी देशभक्ति का सबूत अब आपको देना पड़ेगा। हमें नहीं पता कि आपके चाचा ने, मामा ने, ताया ने, दद्दा ने, या फूफा जान ने कौन सी फूफी पाकिस्तान से लेके आया हुआ है, और उसका डीएनए जो है, उसके बच्चे जो हैं आपके, वो पाकिस्तान की औलादे यहां पे पल रहे हैं। टाइम बॉम्ब, वो पिक्चर देखी थी ना शौर्य, ये टाइम बॉम्ब है सारे के सारे। वो टाइम बॉम्ब यही लोग हैं, ये जो पाकिस्तान के द्वारा जो यहां पर एक जनसंख्या जिहाद करने की कोशिश की गई, निकाह जिहाद करने की कोशिश की गई, उसका पर्दाफाश अब हुआ है। और मैं तो आपको बताऊं, मैं बहुत जल्दी पीआईएल लेके जाने वाला हूं सुप्रीम कोर्ट में, और उस पीआईएल में ये होगा कि इस देश के कोई भी नागरिक यदि पाकिस्तान से शादी करते हैं, पाकिस्तानी से, किसी से, चाहे लड़का है चाहे लड़की है, उसकी सदस्यता उसी समय रद्द होनी चाहिए। बिल्कुल उसी समय रद्द होनी चाहिए। इस देश के अंदर हमें कोई पाकिस्तानी नहीं चाहिए। इस देश के अंदर जो है वो हिंदुस्तानी है, और जो हिंदुस्तान से प्यार करता है उसी को रहने का अधिकार। पर मैथिल सर, आप ये देखो ना, लोग रह रहे हैं वो तो अलग है, यहाँ तो सीआरपीएफ में भी ऐसे जवान है जिन्होंने पाकिस्तानी लड़कियों से शादी की और परमिशन भी नहीं ली, अब भंडाफोड़ हुआ है। जेएनके पुलिस में भी अनगिनत ऐसे लोग हैं जिन्होंने पाकिस्तानी लड़कियों से शादी की है। तो आप सोचिए घुसपैठ कहां तक हो चुकी है। सीआरपीएफ में घुसपैठ, जम्मू कश्मीर पुलिस में, और जम्मू कश्मीर पुलिस पर तो हमेशा से आरोप लगते रहे कि उनके बहुत सारे अधिकारी, बहुत सारे जवान जो थे वो आतंकवादियों की मदद करते हैं। देखिए, आपने जम्मू कश्मीर पुलिस का नाम लिया, तो मेरा एक व्यक्तिगत अनुभव है जम्मू कश्मीर पुलिस के साथ, वो मैं आपके दर्शकों के संग साझा करना चाहता हूं, और जब आप सुनोगे तो आप हैरान भी रह जाओगे। जिस समय इस देश के अंदर 370 रिवोक हुई, उस समय में मैं अमरनाथ यात्रा कर रहा था। जिस दिन ये 370 रिवोक हुई उससे एक हफ्ते पहले तक हम अमरनाथ यात्रा में थे। अमरनाथ यात्रा उस समय स्थगित कर दी गई, हमें कहा गया आप जल्दी उतरिए, तो हम उतरे। हमने बालटाल से गाड़ी ली, पहलगाम क्रॉस करते हुए हम श्रीनगर पहुंचे। श्रीनगर में जमावड़ा लगा हुआ था, हमें ऐसा लगा कि शायद हो सकता है घुसपैठ हो गई है, या फिर कुछ मिलिटेंट पकड़े गए हैं, इसलिए हमारी अमरनाथ यात्रा अनसिक्योर्ड है, इसलिए गवर्नमेंट ने इसको स्थगित किया। आतंकवादी, हाँ, आतंकवादी जो पकड़े गए, इस्लामिक आतंकवादी मैं ये कहूंगा। तो इस्लामिक आतंकवादी जो पकड़े गए, हमें ऐसा लगा, हम जो है, आप जब श्रीनगर एयरपोर्ट में घुसते हैं तो उससे 2 किलोमीटर पहले आपकी चेकिंग पॉइंट है जहां पर आपके सब कुछ स्कैन किया जाता है, गाड़ी भी स्कैन होती है।
तो हम स्कैन करा के जब हम एयरपोर्ट पहुंचे तो वहां पे शायद किसी ने मुझे पहचाना, तो एक हिंदू नहीं पहचाना हमारे भाई ने, तो उसने ये कहा कि सर आप ना एयरपोर्ट से बाहर मत निकलना, यू आर अंडर द थ्रेट, आपकी जानकारी बाहर पहुंच गई है कि इस प्रकार से कोई व्यक्ति है जो दिल्ली से है और जो मीडिया में बात करता है और अगेंस्ट पाकिस्तान बोलता है, बहुत ज्यादा हमारे अगेंस्ट में बात करता है। ठीक है, मैंने कहा ओके, मैं अंदर एयरपोर्ट में ही रहा, लॉज में रहा। वहां पर एक हेड कांस्टेबल को मैंने देखा कि वो पूरा पाकिस्तान सपोर्ट में बात कर रहा था। मेरी क्यूरियोसिटी थी, मैं बात करना चाहता था। और एक मजे की बात श्रीनगर एयरपोर्ट की मैं बता दूं कि वहां पे जो सिक्योरिटी है, क्लियरेंस जो है, वो पाकिस्तानी, वो आप, मैं पाकिस्तानी पुलिस कह रहा हूं, जम्मू कश्मीर पुलिस के पास में, जम्मू कश्मीर पुलिस ही क्लियर करके चलती है। मैंने इस चीज को पूछा, मैंने कहा यहां पर ऐसा क्यों नहीं है कि जो सीआरपीएफ जो वो क्लियर करके देती है? कि सीआरपीएफ ने तो पहले ही क्लियर कर दिया, जो पीछे सीआरपीएफ जब आप घुसते हैं तभी आपको क्लियर कर देती है, बिल्कुल। तो बात खत्म हो गई, ठीक है, हम घुसे अंदर। तो मैंने उससे पूछा कि यार यहां इतना अच्छा स्टेट है, ये पाकिस्तान के द्वारा जो आतंकवाद फैलाया जाता है, ये इस्लामिक आतंकवाद फैलाया जाता है, आप तो फोर्स में हो, आप तो इस पे कुछ जो है कड़े कदम उठाया करो। तो उसने ये बोला कि पाकिस्तान यह आतंकवाद नहीं फैलाता, आतंकवाद हिंदुस्तान फैलाता है। जो हिंदुस्तानी फौज है, वो एक ऑन रिकॉर्ड बात कर रहा हूं, एक यूनिफॉर्म में व्यक्ति था जो कि हेड कांस्टेबल था जम्मू कश्मीर पुलिस का, नजीर भट्ट या अहमद भट्ट नाम था उसका। उस व्यक्ति ने मुझे ये चीज बोली कि भारतीय सेना यहां आतंकवाद फैलाती है, किसी भी निर्देश को घर में से निकाल के ले आती है, उसको इंटरोगेशन करती है, उसको जेल में बंद कर देती है। तो ये जो मानसिकता है ना, ये मानसिकता बताती है कि जम्मू कश्मीर पुलिस किस हद तक मैं ये कहूं कि बिल्कुल बर्बाद हो चुकी है। एक और इंसिडेंट बताता हूं मैं आपको, जम्मू कश्मीर पुलिस का ही। मैं जब बाय रोड जा रहा था, जब मैं अमरनाथ यात्रा के लिए गया था, तो मेरे को ये नहीं पता था कि डायरेक्टली श्रीनगर एयरपोर्ट उतर जाते हैं हम। तो हमने यहां से ट्रेन ली, ट्रेन से मैं जम्मू पहुंचा, जम्मू से मैं श्रीनगर गया। तो ये रास्ता जो 8-7-8-9 घंटे का रास्ता होता है। तो रामबन पे मुझे डीएसपी, नाम भूल रहा हूं मैं उस व्यक्ति का, उसने रोक लिया, कॉन्वॉय आगे निकल गया था इसलिए। तो उनसे मैंने बात की, मैंने अपना परिचय दिया कि मैं ऐसे ऐसे दिल्ली से हूं। कह रहे हाँ हाँ हमें पता है, आप दिल्ली वाले सर पे बैठते हो हमारे यहाँ। उसकी बदतमीजी देखी मैंने। और वो कोशिश ये कर रहा था, वहां पे और भी कई गाड़ियां उन्होंने रोक रखी थी चेकिंग के नाम पर, और वो स्पेशली परेशान कर रहे थे उनको और डीमोरलाइज कर रहे थे कि गाड़ी वापस ले लो, चले जाओ वापस। तब मैंने एसपी रामबन, उस समय में अनीता थी, कोई एसपी अनीता थी, उनको फोन किया। मैंने पूछा मैडम ये क्या है? तो उन्होंने अपने डीएसपी को फोन किया, उन्होंने ये बोला कि सर ये तो बदतमीजी कर रहे हैं हमसे। तब उस एसपी का मेरे पास फोन आया, मैंने कहा मैडम यहाँ पे मैं एक नहीं 50 लोग आपको गिनवा सकता हूँ गवाह कि आपके ही डीएसपी बदतमीजी कर रहे हैं, अब्यूज कर रहे हैं, ये लोग जिस प्रकार की चीज कर रहे हैं गलत है। तो ये कंडक्ट था। वो तो मेरा दिल्ली में कनेक्शन थे, मैंने 2-4 जगह से फोन करवा दिए, तो जो एसपी थी वो सीधी हो गई। और ये सब कुछ बैतिल सर आर्टिकल 370 हटने से पहले का घटनाक्रम है हाँ, ना? हाँ मैं वही बता रहा हूं। और उसके बाद क्या हुआ, उसके बाद से अब आर्टिकल 370 हटा है, मेरे मित्र होके आए हैं, वो कह रहे हैं कि अब तो बिल्कुल सीधे हैं, अब तो आप कहो भारत माता की जय तो वो भी कहते हैं भारत माता की जय। पुलिस वालों की बात कर रहा हूं, क्योंकि उनको पता है ना उनकी कंप्लेंट होगी तो उनका जयराम जी की हो जाएगी। वहां पर सिर्फ सेना के कारण वहां पे सिचुएशन हैंडल हुई। अब आ जाते हैं पाकिस्तान में। लेकिन सर जी जी, कांग्रेस की ही हम बात कर रहे थे, तो जैसे क्या कांग्रेस की कोई मजबूरी है कि उनको पाक परस्त नजर ही आना है क्योंकि वोट बैंक की राजनीति है, इसलिए इस तरह की बयानबाजी धीरे धीरे करके कांग्रेस के नेता कर रहे हैं? जबकि सर्वदलीय बैठक में तो राहुल गांधी ने और खड़गे ने बड़े जोर शोर से कहा था हम सरकार के साथ है। अब धीरे धीरे करके जो बयानबाजी हो रही है वो भी तो किसी रणनीति का हिस्सा है ना? देखिए एक किताब का मैं आपको नाम ले रहा हूं, जो फॉर्मर हमारे फॉरेन मिनिस्टर है मिस्टर नटवर सिंह, उन्होंने किताब लिखी थी एक उम्र काफी नहीं, ठीक है। उसके अंदर उन्होंने एक इंसिडेंट का उन्होंने जिक्र किया है कि जब वो इंदिरा गांधी के संग थे तो इंदिरा गांधी बाबर की मजार पे गई
और बाबर की मजार पे उन्होंने सजदा किया और बाहर निकल के आई, तो वो कह रही थी कि मुझे एक ऐसी एनर्जी फील हो रही है कि मैं इतिहास से जुड़ गई हूं, एक महान इतिहास से जुड़ गई हूं। तो इस और उसने कहा कि मैं इनकी वंशज हूं, उन्होंने ये कहा कि मैं इनका बहुत सम्मान करती हूं। तो इसका अर्थ यही हुआ ना कि ये लोग जो हैं कन्वर्टेड है, ये हम लोगों को मूर्ख बनाने के लिए ही तो यहां पर इस प्रकार का प्रोपोगेंडा करते हैं कि हम हिंदू हैं, हिंदूवादी हैं। असल में तो इनकी मानसिकता वही है। चाहे वो नेहरू जी हो, नेहरू जी पाकिस्तान को एक बिगड़ैल बच्चा मानते थे। नेहरू जी के कारण ही तो पाकिस्तान इतना फला फूला, वरना पाकिस्तान की क्या हैसियत थी कि हमारे सामने फल फूल जाता। एक ही स्टेट उनके हाथ में था, जम्मू कश्मीर। उस जम्मू कश्मीर का आज तक निस्तारण नहीं हो सका। लेकिन जो पटेल साहब थे, सरदार वल्लभ भाई पटेल जी, हमारे लौह पुरुष, उन्होंने इस देश के अंदर कितनी सारी रियासतों को भारत में मिला लिया, 500 कुछ रियासतें थी। तो ये बताता है कि कांग्रेस का वोट बैंक जो है वो केवल और केवल पाकिस्तान परस्त वोट बैंक है। शुरुआत से उनकी पॉलिसी ये रही है कि इस देश के अंदर इस प्रकार की चीजें छोड़ो। आपने अभी कहा ना कि हम किस हद तक फंस चुके हैं, आप देखिए। वैसे कहते थे कि सेना के अंदर मुसलमानों को भी आरक्षण देना चाहिए, मांग करते थे ना, सेना के अंदर बिल्कुल मुसलमानों करते को। थे, एक अलग रेजिमेंट की बात करते थे सर, याद कीजिए। जी, तो मैं यही कहना चाहता हूं कि इनका मकसद क्या है। इनका मकसद यही है। और जो सीआरपीएफ का जवान अब बर्खास्त हो गया, मुनीर खान, अभी ऐसे बहुत सारे मुनीर खान इस हिंदुस्तान की सीआरपीएफ, बीएसएफ, इंडियन आर्मी में हैं, और भारतीय सेना अब इनको चुन चुन के निकालने वाली है। अंजू जी, मैं आपको बताऊं, भारतीय सेना के हाथ खुले छोड़ दिए हैं नरेंद्र मोदी जी ने, आप जो चाहो वो करो। जी सर आप ये देखिए कि अभी महबूबा मुफ्ती किस तरह की जबान बोल रही हैं। अभी आतंकवादियों की मदद करने वाले लोगों के घरों पर, और जो दो आतंकवादी कश्मीर घाटी से थे, उनके घरों पर बुलडोजर चला तो मोहतरमा के पेट में कितना दर्द हो गया। पहले खुद ही आतंकवादियों की जनाजों में शामिल होती थी। वो बात अलग है कि फारूक अब्दुल्ला की जुबान बदल गई, अब कहते हैं कि नहीं, पाकिस्तान से कोई बातचीत नहीं होनी चाहिए, पूरा बदला लिया जाना चाहिए। लेकिन महबूबा मुफ्ती का भी तो पाक प्रेम अभी तक जिंदा है। देखिए अंजू जी, ये वही लोग हैं जो पाकिस्तान के पाले हुए हैं। ये वही लोग हैं जिनको कि हिंदुस्तान में रहकर हिंदुस्तान का खाना है और पाकिस्तान का गाना है। ये मैं आपको बता दूं, कांग्रेस में और इनमें फर्क नहीं है। कांग्रेस के, अभी आपने चन्नी का नाम लिया ना, कोई ऐसा भारतीय होगा, वो भी पंजाब से। अरे पंजाब तो शहीदों की भूमि है। हमारे सिख जो सिंह है, हम तो सिंह बोलते हैं, पंजाब से जो निकल के आते हैं हमारे सरदार भाई, जो हमारी सिख रेजिमेंट है, उसके जवान छाती पे गोली खाते हैं और पाकिस्तान में घुस के आग लगाते रहे हैं। आज से नहीं लगाते रहे, पिछले 3 युद्धों से लगाते रहे हैं। और 1971 का जो मामला हुआ था, उसमें सिख रेजिमेंट ने कितना बड़ा योगदान दिया था, ये सब जानते हैं। तो ये तो अपनी खुद की कौम के नहीं है, ये भारत के क्या होंगे, ये मातृभूमि के क्या होंगे। मैं आपको बताऊं, मेरा पर्सनल एक्सपीरियंस है सरदारों के संग। मेरे सरदार भाई कुछ भी कर सकते हैं, लेकिन इस देश के खिलाफ एक बात नहीं सुन सकते। आपसे भले ही उनके मतभेद होंगे, लेकिन वो जब बात देश की आती है तो वो अपनी गर्दन कटवा भी सकते हैं और गर्दन काट भी सकते हैं। तो मैं ये मानता हूं कि चन्नी जी जो है ना, वो कांग्रेस के अंदर जो एक मोनोपोली है, एक पॉलिसी है कन्वर्ट होने की, वो कन्वर्टेड हो चुकी। आपने देखा नहीं कि नाम भूल रहा हूं, तरन तारन है या कहाँ है, चमकौर साहिब है, कहां पर है, वहां पे बहुत बड़ा विश्व का एक चर्च खुल रहा है। तो ये कन्वर्टेड लोग हैं, मशीनरी के हाथ में खेल रहे हैं, डीप स्टेट्स के हाथ में खेल रहे हैं। कांग्रेस 100% डीप स्टेट के हाथ में खेल रही है। लेकिन सर कांग्रेस के इन सब नेताओं के जो बयान है, अगर इनको इकट्ठा किया जाए तो मतलब मणिशंकर अय्यर पाकिस्तान जाकर मोदी जी को हटाने की बात करता था, तो इस वक्त तो ये लोग, मुझे लगता है, पाकिस्तान से भी ज्यादा डरे हुए हैं। जिस तरह से पाकिस्तान गीदड़ भभकियां दे रहा है कि हमारे पास एटम बम है, इनको लग रहा है कि सच्ची में पाकिस्तान पर अटैक ना हो जाए, फिर इनके अपने वोट बैंक का क्या होगा, कैसे उसको मनाएंगे। देखिए अंजू जी, मैं आपको एक बात बताता हूं,
जनरल विपिन रावत हमारे फर्स्ट सीडीएस जो थे, मैं उनका बहुत आदर करता था, उनसे मैं मिला भी हूं और कई बार मिला हूं। ही इज द मैन जिसने ये कहा था कि भारत को जो युद्ध लड़ना होगा वो 2.5 मोर्चे पे लड़ना होगा। एक हिंदुस्तान लड़ेगा तो पाकिस्तान के संग लड़ेगा, एक चीन के संग लड़ेगा, और साथ में इस देश के अंदर छुपे हुए आस्तीन के सांपों के संग भी लड़ना पड़ेगा। बिल्कुल। इससे बड़ी बात हिंदुस्तान के अंदर कोई भी डिफेंस ऑफिसर नहीं कह सकता। उनके हाथ में इस देश की डिफेंस की कमान थी। तो मैं आपको बताऊं, उन्होंने इसीलिए कहा था क्योंकि उनको पता है ये आस्तीन के सांप हैं। जिस देश के अंदर जब 26/11 हुआ, उस समय चुन चुन के हमारे देश के लोगों को मारा गया, तब इनकी आंखें नहीं खुली, तब इनकी छाती नहीं घबराई, खड़खड़ाई, है ना, सर इनकी तब आंखों तो में ये खून लोग नहीं आया। तब तो ये भगवा आतंकवाद की थ्योरी घड़ रहे थे ना, हिंदुओं को बदनाम करने के लिए। दिग्विजय सिंह ने तो किताब भी लिखवा दी थी, वो एक पत्रकार हुआ करते थे अजीज बर्नी, उनके जरिए की 26/11 आरएसएस की साजिश। आप सोचिए तभी किस काम में लगे हुए थे, तब इनको बदला लेने की थोड़ी सूझ रही थी। इनको तो लग रहा था कि वो कलावा पहन कर आए, हिंदू नामों के साथ वो आतंकवादी आए हैं, तो कम से कम इसी का फायदा उठा लिया जाए कि हिंदुओं को बदनाम कर दो। अंजू जी, मैं इससे एक कदम आगे बात करता हूं। मुझे तो ऐसा लगता है कि ये साजिश जो हुई थी इस देश के अंदर हमले की, उसमें कहीं ना कहीं कांग्रेस भी इन्वॉल्व थी कि आप ऐसा करो, उसके बाद हम हिंदू आतंकवाद घोषित कर देंगे। मुझे तो ऐसा लगता है, और मेरा मन भी कहता है कि हाँ ये ऐसा है, क्योंकि ये सोची समझी साजिश थी। वरना आतंकवादी इस प्रकार से, इस्लामिक आतंकवादी इस प्रकार से देश के इतने अंदर, इतने हिस्से में पहुंच सके, कैसे पहुंच जाते? ये कहीं ना कहीं पॉलिटिकल सपोर्ट और जो हमारा जो मिसमैनेजमेंट हुआ उसके कारण हुआ। आज क्यों नहीं घुस जाता कोई सा आतंकवादी? आप मुझे बताओ। आज भी तो सीमाएं वही हैं, आज भी वही सीमाएं हैं। चुन चुन के मारते हैं गोली हमारे फौजी, यहां पर, यहां मारते हैं इनको, यहां, ठीक है। जैसे कुत्तों को मारा जाता है, सुअरों को मारा जाता है, वैसे इनको मारा जाता है। आज हमारी सेना को गोलियों का हिसाब देने की जरूरत नहीं है। क्यों? क्योंकि हमारी सेना के हाथ खोल रखे। इनके समय में क्या था? पत्थर मारने वाले पत्थरबाज पत्थर सेना के ऊपर मारते थे और सेना चुपचाप खड़ी रहती थी हाथ बांध के। तो ये सब दिखाता है कि कांग्रेस ने किस प्रकार से इस देश के अंदर, इस देश को खोखला करने की पूरी साजिश कर ली थी डीप स्टेट के हाथ में। वो तो धन्यवाद है 2014 में माननीय प्रधानमंत्री जी सत्ता में आ गए और उन्होंने धीरे धीरे हमारे जो जर्जर देश था, जो दुर्बल हो चुका था, असुरक्षित हो चुका था, निर्बल हो चुका था, उसको धीरे धीरे पुष्ट किया, हष्ट पुष्ट किया, भ्रष्टाचार रोका, धीरे धीरे जो गंभीर बीमारियां थे, 370, ट्रिपल तलाक, हलाला और आपका 35A, ये सब हटाया। अब वक्फ बोर्ड का इलाज होना बाकी है, वो हो गया है ना। तो मेरा कहना सिर्फ इतना है कि कांग्रेस की हमेशा से यही विचारधारा रही है। कांग्रेस मतलब कश्मीर का विभाजन करवाने वाली, देश का विभाजन कराने वाली और आतंकवादियों को पोषण करने वाली, पाकिस्तान को सपोर्ट करने वाली, इनका यही आइडियोलॉजी। बिल्कुल सर। और देखिए ना, सीएए का विरोध, एनआरसी का विरोध भी तो यही लोग कर रहे थे ना, और तब भी तो इनको इन्हीं सब लागू हो तो गया। अंजू जी, आप नहीं देख रही हैं, माननीय प्रधानमंत्री जी ने एक तीर से दो शिकार किए हैं। विपक्ष को मुद्दाहीन कर दिया जातिगत जनगणना पे, और अब जब जनगणना होगी तो हर एक के कागज चेक होंगे, सबको अपने कागज दिखाने पड़ेंगे, सबको अपनी राष्ट्रीयता साबित भी करनी पड़ेगी। ये भी मैं आपको बता दूं, क्योंकि जिस प्रकार के इंसिडेंट निकल के आए हैं, अब राष्ट्रीयता के लिए, नागरिकता के लिए पैन कार्ड और आधार कार्ड या वोटर आईडी, पैन कार्ड आधार कार्ड अब वैल्यूएबल नहीं रह गए। अब पासपोर्ट है या फिर आपका वोटर आईडी कार्ड है, और उसका भी इलाज होने जा रहा है बहुत जल्दी। आप देखिएगा कि जो वोटर लिस्ट को आधार कार्ड से जोड़ दिया जाएगा। तो धीरे धीरे मोदी जी सब कुछ करने जा रहे हैं, बस हम सबको उनका साथ देना है मरते दम तक। बिल्कुल।
बिल्कुल सर, मोदी जी सब कुछ कर रहे हैं, हर समस्या का इलाज कर रहे हैं, पाकिस्तान परस्तों का इलाज भी कर रहे हैं। दिक्कत तो यही है, इसीलिए तो कांग्रेस के पेट में दर्द हो रही है। और मुझे तो ये लग रहा है कि पाकिस्तान पर कब इंडियन आर्मी या भारत की सेनाएं कोई एक्शन लेंगी, उसमें पाकिस्तान से ज्यादा कांग्रेस को दर्द हो रहा है, सबसे ज्यादा कांग्रेस डरी हुई है, इसीलिए इस तरह की बातें की जा रही हैं। सर, आपने समय निकाला, इस महत्वपूर्ण विषय पर बड़ी ही अहम जानकारी मेरे दर्शकों को दी। आपका बहुत बहुत धन्यवाद। नमस्कार। भारत माता की जय हो। वंदे मातरम। जय श्री राम। जय जय श्री राम।